नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट बेसिकली दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें एक्विजिशन और लॉस, ये दोनों एक्सप्लेन किया गया है। एक्विजिशन में हमें बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और नेचुरलाइजेशन ये पार्ट कवर करना है। और लॉस में हमें रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन पार्ट कवर करना है। इसमें ये जो एक्विजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद आपको लॉस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें बताई गई है कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करी जाती है और कैसे उसको लूज़ की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में, जैसे कि 1986, 1992, 2003 और 2005 में कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए थे। 1986 के पहले ये रूल था कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन टेरिटरी में पैदा हो जाए तो उसको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप दी जाती थी, लेकिन उसको 1986 में चेंज किया गया। उसमें ये बताया गया कि कोई भी पर्सन जो इंडियन टेरिटरी में पैदा होता है उसको इंडियन सिटीजनशिप तब मिली जाएगी जब उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो ऑलरेडी, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 1992 से पहले ऐसा था कि जो भी पर्सन इंडियन टेरिटरी में बॉर्न होता है उसके फादर इंडियन सिटीजन हो तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन 1992 में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन आ गया था और उसमें यह बताया गया था कि जो पर्सन इंडियन टेरिटरी के अंदर बॉर्न हो जाए उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी जब उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स वो इंडियन सिटीजनशिप उनके पास होनी चाहिए, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी। उसके बाद 2003 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बोला गया है। उसमें यह बताया गया है कि इलीगल इमिग्रेंट जो भी थे उनको रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप एक्वायर करने को पाबंदी थी पूरी तरीके से। मतलब वो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के आधार पे यहाँ पे सिटीजनशिप की मांग नहीं कर सकते थे। और 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ऐसा था कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसमें डिस्कस किया गया है। तो इनको हम इन डिटेल में भी देखते हैं। पहले देखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। मान लीजिए कोई भी पर्सन इंडिया के टेरिटरी में अगर उसका जन्म हो गया है, वो भी 26 जनवरी 1950 के दिन पे या फिर उसके बाद, वो भी 1 जुलाई 1987 से पहले, अगर वो इंडियन टेरिटरी में अगर उसका जन्म हो गया तो उसको डायरेक्टली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। वो कैसे कि मान लीजिए कि बाहर के कंट्री का कोई भी पर्सन अगर इंडिया में आ गया और उसके कोई भी बच्चे का जन्म अगर इंडिया में हो गया तो उसको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो उसको उस प्रोविजन को चेंज करा गया उस टाइम पे 1987 1 जुलाई को। इस प्रोविजन को चेंज करके ये बोला गया कि अगर इसके बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में जन्म लेता है, किसी का भी जन्म होता है, उस टाइम पे उसको इंडियन सिटीजनशिप तब मिल जाती थी जब उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स इंडियन होते थे। मतलब उसके माता या फिर पिता दोनों में से कोई भी इंडियन होगा तभी उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। उसके बाद उस प्रोविजन को भी चेंज करा गया और 3 दिसंबर 2004 को ये बोला गया, मतलब इसके बाद का प्रोविजन ऐसा था कि उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलती थी जब उस पर्सन का बर्थ इंडियन टेरिटरी में होता था और उसके दोनों भी पेरेंट्स उसके इंडियन सिटीजन हो, या फिर उसका एक पेरेंट मतलब या फिर माता या फिर पिता दोनों में से कोई भी उसका इंडियन हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो। अब यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इलीगल इमिग्रेंट वो होते हैं जो विदाउट वैलिड पासपोर्ट के इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन आ जाता है पासपोर्ट लेके, लेकिन उसका जो यहाँ पे रहने का पीरियड होता है वो लैप्स हो जाता है, तो उन पर्सन को इलीगल इमिग्रेंट बोला जाता है। तो इन कंडीशन को यहाँ पे पुट किया गया था। उसके बाद ही एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मिलती थी बाय बर्थ। इसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब है आपका दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू योर पेरेंटल कंट्री। तो इसमें बहुत ही सिंपल कंडीशंस थी। इसमें बोला गया था कि किसी भी पर्सन का अगर बर्थ आउटसाइड इंडिया हो रहा है और उस टाइम पे अगर उसके फादर के पास इंडियन सिटीजनशिप हो तो उनको इंडियन सिटीजनशिप के लिए ग्राह्य माना जाता था। उसके लिए टाइम पीरियड सेट था।
उसके बाद इस पीरियड को चेंज किया गया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन हो गया था। उसको चेंज करके ये बोला गया कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ उस पर्सन के दोनों पेरेंट में से कोई भी अगर इंडियन हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। बाद में इस कंडीशन को भी चेंज किया गया और ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर इंडिया के टेरिटरी के बाहर उसका बर्थ हो रहा है और उसके कोई भी पेरेंट्स अगर इंडियन हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप तब दी जाएगी अगर उसके पेरेंट्स में से किसी ने भी ये अंडरटेकिंग दी हो कि हमारे बच्चे के पास कोई भी दूसरे कंट्री का वैलिड पासपोर्ट नहीं है। तो और इंडियन कॉन्सुलेट के पास उनको 1 साल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन देना पड़ता था, उसमें लिख के देना पड़ता था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रिक्वेस्ट देनी पड़ती थी कि हमारे बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप के लिए प्लीज़ कंसिडर किया जाए, तभी उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। इसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको याद रखिए रखना है, यहाँ पे एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहा जाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको कहा जाता है जो पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था, अगर उसमें अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसका जन्म हुआ हो तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता था। या फिर ऐसा पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स अगर इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न हुए हो 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज मेंशन करी है, वो कैटेगरीज आपको लक्ष्मीकांत या फिर किसी भी बुक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे वो चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है अगला पार्ट जो है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए मौका मिल जाता था। तो कंडीशन क्या क्या थी? पहली कंडीशन थी कि उस पर्सन को किसी भी ऐसे कंट्री का पार्ट नहीं होना है जहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए कोई प्रिवेंशन हो। उसके बाद दूसरा आता है कि उसको अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप उसके पास होगी तो उसको वो सिटीजनशिप देनी पड़ती थी, इसे बोलते हैं रिनाउंस अदर सिटीजनशिप। उसके बाद आता है मान लीजिए उस पर्सन ने अगर एप्लीकेशन यहाँ पे दे दी है इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो उसको उस एप्लीकेशन के पहले से ही, मतलब जब से एप्लीकेशन दिया है उस डेट से पहले 12 महीने पहले से वो इंडिया में रिजाइडेड होना चाहिए या फिर वो पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाला होना चाहिए। ये तो था 12 महीने पहले से क्या करना है। उसके बाद एक कंडीशन थी कि वो 12 महीने से लेके 14 सालों तक इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाला होना चाहिए। इन दोनों का अगर एग्रीगेशन देखा जाए तो 11 साल भी काफ़ी होते थे उस पर्सन को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंडर सिटीजनशिप एक्वायर करने का। और हाँ, उसके बाद आता है कि वो पर्सन अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद उस पर्सन को एटलीस्ट एक लैंग्वेज की नॉलेज हो जो शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है। और मान लीजिए उसको अगर कोई सर्टिफिकेट इशू हो गया है सिटीजनशिप के लिए तो उसको ये इंटेंशन उसका बहुत ही ज़रूरी था कि वो इंडिया में रिजाइड करे, मतलब इंडिया में रहने का उसका इंटेंशन होगा तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाती थी। ये सारी कंडीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेट है। ये सारी कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव ऑफ भी कर सकता है, मतलब इसको दे भी सकता है, बस उस कंडीशन में अगर किसी पर्सन ने फॉलोइंग फील्ड्स में डिस्टिंग्विशेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हो, मतलब या फिर डिस्टिंग्विश सर्विसेज अगर उसने परफॉर्म कर रखी हो उस पर्सन ने तो उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस मिल जाती थी। तो वो फील्ड्स क्या क्या थे? पहला था साइंस, फिर था आर्ट्स, फिलोसॉफी, लिटरेचर, पीस और ह्यूमन। अगर इन फील्ड में उस पर्सन ने डिस्टिंग्विश सर्विसेज परफॉर्म कर लिए तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस सिटीजनशिप एक्वायर करने का मौका मिल जाता था। उसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये बहुत ही आसान था। मान लीजिए अगर ये अपना इंडिया है और इंडिया के पास का एरिया अगर मान लीजिए इंडिया ने एक्वायर कर लिया है और यहाँ पे रहने वाले लोगों के तो जास्ती हो जाएगी कि उनके पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं होगी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता था? एक ऑर्डर इशू करता था। उस ऑर्डर के इशू करने के बाद उसमें इन लोगों को ये मौका मिलता था कि वो यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सके। तो इसको बोलते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये भी टेरिटरी अपनी हो गई, मतलब ये टोटल अपना इंडिया हो गया। तो इस जो भी पार्ट में लोग रह रहे हैं उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चांस देता था कि वो यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। इसके बाद आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपको एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप समझ में आ गया
तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको समझने के लिए। इसमें 3 टाइप आते हैं, एक आता है बाय रिनंसिएशन, एक आता है बाय टर्मिनेशन और एक आता है बाय डिप्रीवेशन। बाय रिनंसिएशन का मतलब क्या है? बाय रिनंसिएशन होता है कि आप डिक्लेरेशन दे देते हो, मतलब आप अपनी जो भी सिटीजनशिप है इंडिया की वो आप दे देते हो डिक्लेरेशन देके कि मुझे आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तब आपकी इंडियन सिटीजनशिप अब चली जाएगी। उसके बाद आता है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन तभी आता है जब आप मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में गए हैं और वहाँ पे आपने वॉलंटरली वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ की जो भी सिटीजनशिप है इंडियन, वो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, उसको बोलते हैं बाय टर्मिनेशन। और तीसरा है बाय डिप्रीवेशन। बाय डिप्रीवेशन बहुत ही सिंपल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड पे टर्मिनेशन होता है, और वो भी उन्हीं कंडीशन में अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए कोई फ्रॉड करा हुआ है, मतलब कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स देके अगर आपने कोई सिटीजनशिप ले ली है, जैसे कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर डिसलॉयल हो, या फिर आपने वॉर के टाइम पे अगर किसी भी अपने एनिमी के साथ कम्युनिकेशन करा हो दूसरे कंट्री के साथ, या फिर इंडिया की सिटीजनशिप मिलने के बाद 5 साल के अंदर अगर आपको 2 साल की जेल हो गई है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये था लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आशा करता हूँ आपको लॉस ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, उसके आंसर देने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इससे अच्छा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।